आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अफगानिस्तान में तालिबान तेजी से इक़्तिदार की बहाली की जानिब गामज़न है। पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पर टिकी हुई हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद खित्ते के हालात पर भी असरात मुरत्तब होंगे। दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह हिंदुस्तान की नजरें भी अफगानिस्तान के हालात पर टिकी हुई हैं, क्योंकि तालिबान से पहले हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में काफी तरक्याती काम किए हैं और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान के कारोबारी रिश्ते भी अच्छे रहे हैं। ऐसे में अब तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान को लेकर हिंदुस्तान की क्या कुछ हिकमत अमली होगी, तालिबान से क्या हिंदुस्तान बातचीत शुरू करेगा, ऐसे बहुत से सवाल लोगों के जहनों में उठ रहे हैं। इन्हीं पर हम आज बातचीत करेंगे कि आखिर हिंदुस्तान का अब अगला कदम क्या कुछ होगा तालिबान को लेकर। तो तालिबान के साथ हिंदुस्तान का क्या कुछ रुख होगा और इसके अलावा किस तरह की फॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान की होगी अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि अफगानिस्तान में अब इक़्तिदार की तब्दीली हो रही है। तालिबान के दौर में किस तरह के ताल्लुकात होंगे हिंदुस्तान के अफगानिस्तान से और इसके लिए क्या कुछ हिंदुस्तान कर रहा है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान कमांडर जीजे सिंह साहब, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अक्सर इंटरनेशनल इश्यूज पर हमारे साथ बात करते हैं। कमांडर जीजे सिंह साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ फैसल अहमद साहब, एसोसिएट प्रोफेसर इंटरनेशनल बिजनेस फॉर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट न्यू दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फैसल अहमद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। अतुल लोंढे जी, स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और गुलरेज शेख साहब, जो कि तर्जुमान है बीजेपी के मध्य प्रदेश से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गुलरेज शेख की इंटरनेशनल इश्यूज पर भी अच्छी नजर रहती है। गुलरेज साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले गुलरेज साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि लोगों के जहन में अब अफगानिस्तान को लेकर और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि हिंदुस्तान का अब अगला कदम क्या कुछ होगा, क्योंकि तालिबान के पहले हमने देखा कि हिंदुस्तान के रिलेशन अफगानिस्तान से बहुत अच्छे थे और खासतौर से अगर हम कारोबार, ट्रेड और बिजनेस की बात करें तो उस हिसाब से भी हिंदुस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान से बहुत अच्छे थे। अब तस्वीर अफगानिस्तान की बदल चुकी है। अब क्या कुछ हिंदुस्तान का अगला कदम अब क्या कुछ होगा गुलरेज साहब? डिग्री से टर्न हुई है पिछले लगभग 10-12 दिन में। और जहां तक हिंदुस्तान का विषय है, हिंदुस्तान के बहुत पुराने कल्चरल संबंध है अफगानिस्तान से। आज भी हमारे अफगान की आवाम से संबंध है। लेकिन अभी जहां तक आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो भारत अभी ठहरो और देखो, जिसको वेट एंड वॉच कहते हैं, वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर काम कर रहा है कि अभी देखते हैं कि क्या स्थितियां बनती है वहां पर दूसरे ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, ये लोग किस प्रकार से बिहेव करते हैं। और जिस प्रकार से हमारे यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि यदि ये महिलाएं और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार देते हैं और साथ ही साथ अपनी सॉइल को आतंकवाद के लिए उपयोग नहीं करने देते हैं, तो हम देखेंगे हम दृष्टि केंद्रित किए हुए हैं, हम किसी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं है। हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, एक विकल्प नहीं है, मल्टीपल विकल्प है और भी बनते जाएंगे। क्यों बनते जाएंगे कि देखिए अभी आगे चलकर चाइना के और इनके बीच में क्या फैसेट्स होते हैं, पाकिस्तान के बीच में और इनके बीच में क्या दरारें आती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको भारत ऑक्यूपाई कर सकता है। फॉरेन पॉलिसी एक बड़ी डायनामिक होती है जो दिन प्रतिदिन चेंज होती रहती है। तो अभी हम ठहरो और देखो की नीति पर काम कर रहे हैं। बस हमारा अभी पूरा केंद्र बिंदु एक ही है कि जो हमारे भारतीय नागरिक हैं वहां पर उनकी सुरक्षा और घर वापसी। ठीक है, मैं अतुल लोंढे जी आपके पास आना चाहूंगा। अतुल जी, हिंदुस्तानी सरकार और जिस तरह से यहां पर गुलरेज शेख साहब कह रहे थे कि अभी वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पर हिंदुस्तान भी अमल कर रहा है, क्योंकि दुनिया के कई मुल्कों का भी बयान आया कि अभी हम देख रहे हैं कि तालिबान का रुख रहता क्या है। अबू भाई, सबसे पहले तो दो बातें मैं जानना चाहूंगा कि ट्राइका जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, लेकिन हिंदुस्तान नहीं है।
ट्राइका एक्सटेंडेड में भी हिंदुस्तान भारत को नहीं लिया गया है, और उसमें सबसे चिंता करने वाली बात है कि इसमें विरोध जो किया है, पाकिस्तान करता है तो स्वाभाविक है, अगर चाइना करता है तो और भी स्वाभाविक है, लेकिन रशिया अगर ऐसा करता है तो हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात है। ये बहुत गंभीर बात है कि बैलेंस ऑफ पावर में हम इस क्षेत्र में, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया में और सेंट्रल एशिया में हमारी अहमियत तो कहीं खो नहीं चुके हैं हम, ये पहला सवाल खड़ा होता है। दूसरा सवाल मेरा ये है, जब 13 अगस्त को पूरी वेट एंड वॉच उसी वक्त से करते और अपने इंटरेस्ट के लिए सोचते, तो ये हमारा बयान कैसे आ गया कि कोई भी वहां पर अगर बंदूक की नोक पर सरकार पे आता है तो हम उसे तरजीह नहीं देंगे, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये स्टेटमेंट आ चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि विदेश नीति में वो डायनामिज्म तो रहता ही है, उसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन इस डायनामिज्म के साथ कुछ चीजें जो स्टैटिक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बेसिक टेनेट है हमारे विदेश नीति के, वो ये है कि हमारे राष्ट्रीय हित, हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, आज तक के हमारी परंपरा रही है कि जब देश के सुरक्षा के संबंधी, देश के अंतरराष्ट्रीय विषयों के संबंध में अगर कुछ विषय उपस्थित होता है तो उसमें विपक्ष को भी साथ में लिया जाता है। ये इंदिरा जी ने किया था जब अटल बिहारी जी साथ में थे, ये पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया था जब एक डेलीगेशन जो यूएन में गया था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में गया था। जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, वजीर आजम थे हिंदुस्तान के, और कारगिल का विषय हुआ था, तब उन्होंने सारे विपक्ष को विश्वास में लिया था। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई 2014 के बाद कि विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। एक मैसेज होता है दुनिया में, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, वी आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पोल, वी आर अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। ये जो बहुध्रुवीय मल्टीपोलर वर्ल्ड की हम जो अपेक्षा करते हैं, उसके लिए हमारी विदेश बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान में तस्वीर बदली है। तो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अगर हिंदुस्तान बात करता है तो उस पर जाहिर सी बात है कि मुल्क के अपोजिशन को भी साथ में लेना होगा, उसे भी एक तरह से कॉन्फिडेंस में लेना होगा और उसे भी बातचीत में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, मैं दोबारा से अतुल जी दोबारा से आपके पास आऊंगा। कमांडर जीजेत सिंह साहब, क्योंकि अब एक तरह का कंफ्यूजन सा बना हुआ है, अचानक जिस तरह से अफगानिस्तान में तब्दीली आई, सत्ता में तब्दीली आई, अब तालिबान अफगानिस्तान में आ गए, अब एक तरह से कंफ्यूजन है हिंदुस्तान में भी कि हिंदुस्तान क्या करे, आगे का उसका कदम क्या कुछ होगा। तालिबान है वो एक इस्लामिक लॉ, शरिया लॉ के ऊपर अपनी गवर्नमेंट बना रहा है। पहले वहां पे डेमोक्रेसी जी, और हमारा देश जो है पिछले 70 साल से डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी, सेकुलर, सारी माइनॉरिटीज और ह्यूमन राइट्स और इक्वल राइट्स लेके चलता है। तो इसीलिए हमने जो डिसाइड किया है, मैं समझता हूं कि बहुत वो दुरुस्त बात है, क्योंकि हमने वेट एंड वॉच पॉलिसी में ये देखना है कि तालिबान के वर्ड्स के ऊपर नहीं जाना, जो वो अल्फाज कहते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं, उसके ऊपर विश्वास नहीं करना, मगर वो ग्राउंड के ऊपर उनके एक्शंस क्या हैं, कैसे काम हैं, उनको देखना है। कम से कम 3-4 महीने देखकर बाद में जैसे कोई पॉलिसी इवॉल्व होगी, शेप लेगी, तो फिर हम उसके हिसाब से बात करेंगे। अभी हमारी गवर्नमेंट की ये एक बहुत ही समझदार, मैं कहता हूं एक नजरिया, एक उनकी तरफ एक एटीट्यूड है, और बिल्कुल ठीक है, जायज है कि हमको देखना चाहिए, क्योंकि अभी ये दोनों देशों के अंदर आइडियोलॉजीज जो हैं उसमें गल्फ आ गई है, गैप आ चुका है, और साथ में हम बहुत ही यूरोक्रोस से ये कहते हैं कि वुमेन जो है उनको राइट्स देने चाहिए। शारिया लॉ के अंदर जिस तरह का इनका शारिया लॉ तालिबान का रहा है, वो कुछ अलग रहा है, बिल्कुल ही अत्याचार, सख्त, बहुत ही कड़क रहा है। जबकि हम शरिया लॉ ईरान, सऊदी अरेबिया और कई गल्फ कंट्रीज में देखते हैं जहां पे एक नरम शरिया लॉ है, उसके अंदर वो बिल्कुल इस बार ये भी हिंदुस्तान का फोकस इस पर भी है कि 2001 से पहले के तालिबान और अब के तालिबान में क्या कोई फर्क है, और हिंदुस्तान इसी बात को लेकर वेट कर रहा है और इसी बात को लेकर एक तरह से वो इंतजार कर रहा है कि तालिबान का रवैया क्या कुछ रहेगा। मैं जीजेत सिंह साहब इस पर और आपसे आगे बात करूंगा। डॉक्टर फैसल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा।
डॉक्टर फैसल, क्योंकि पिछले 20 साल में हमने देखा कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बड़े मजबूत रहे, खासतौर से कारोबारी और ट्रेड के हिसाब से अगर हम देखें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुल्क था जहां से इसका एक बड़ा कारोबार होता था। जिस तरह से हालात बदले हैं, तो जियोपॉलिटिक्स या ट्रेड को लेकर क्या कुछ खदशात हैं, क्या कुछ बदलाव आ सकता है? देखिए, ट्रेड के टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान को दो कॉमन क्लासिफिकेशन में लिया जाता है। पहला ये कि वो एक लैंडलॉक कंट्री है, तो चारों तरफ से बंद है, तो लैंडलॉक होने के वजह से जो ट्रेड का कॉस्ट है वहाँ काफी हाई है। दूसरा ये कि वो एक लीस्ट डेवलप कंट्री में भी आता है, जिसके वजह से उसको बहुत सारे प्रेफरेंसेस, ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री और तरह तरह के मार्केट एक्सेस दूसरे डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज देते रहे। तो अभी जो हमारा ट्रेड है अफगानिस्तान के साथ वो लगभग 2021 के आसपास आप देखें तो $1.5 बिलियन के आसपास ट्रेड था। तो कुछ इश्यूज जो एकदम अभी बिल्कुल आ जाएंगे वो आएंगे कि एक तो ट्रेड तो अब ड्रास्टिकली इफेक्ट हो रहा है, काफी ऑलमोस्ट बंद ही है। थर्ड कंट्री ट्रेड कुछ आने वाले टाइम में हो सकता है कि बढ़ने लगे, जिसको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी आ रहा है वो आ रहा है कि भाई पेमेंट जो एक्सपोर्टर्स को, हमारे एक्सपोर्टर्स ऑलरेडी जो मतलब एक्सपोर्ट कर चुके हैं और ये, तो उनको पेमेंट किस तरीके से होगा उसके ऊपर भी एक बहुत जबरदस्त अनसर्टेनिटी अब बन गई है। तो और हमें एक्चुअली जो अपने इकोनॉमिक और नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी स्टेप ट्रेड में लेना चाहिए वो कोशिश करना चाहिए कि उस तरह के स्टेप्स हों। जो सबसे बड़ा इशू था जो हम अफगानिस्तान में इंगेज कर रहे थे, एक तो इशू था रीजनल कनेक्टिविटी का। वो बहुत बड़ा इशू था क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान को ज्योग्राफिकली देखें, जैसा मैंने लैंडलॉक कंट्री वगैरह बताया, तो वो एक तरीके से ट्राई जंक्शन पे है, जिसका इंटरसेक्शन में एक तरफ आपको सेंट्रल एशिया और रशिया है, दूसरी तरफ ईरान और पूरा मिडिल ईस्ट है, और तीसरे तरफ जो है वो साउथ एशिया भी है, और इंक्लूडिंग इंडिया है, पाकिस्तान है। तो हमने ऑलरेडी वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, जैसे चाबहार पोर्ट ईरान में डेवलप किया, तो उसके लिए हमने एक जरान से दिराम हाईवे बनाया अफगानिस्तान में, पार्लियामेंट बनाया वहां का, डेवलपमेंट एड लगभग $3 बिलियन के आसपास का हम दे चुके हैं जी। तो कंस्ट्रक्शन, रोड्स बनाया, इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन लाइंस बनाई, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनाए, तो काफी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो या कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, इन सब में हमने काफी काम किया है। अब हमें जरूरी है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करें। तो ये जो सिक्योर करने का इशू है, इसमें थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल जो एस्पेक्ट आता है वो आता है यूनाइटेड स्टेट्स के रोल का। ठीक है कि बहुत हद तक हम लोग अभी सुनते आ रहे हैं कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो निकल गए, भाग गए वहां से, उन्होंने अबेंडन कर दिया अफगानिस्तान को। लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि 2 डिकेड का जो मिलिट्री इंगेजमेंट रहा अफगानिस्तान में अमेरिका का, उसके हिसाब से जो उनकी पॉलिसी थी वो एक लार्जर अमेरिकन इंटरेस्ट में उसने अभी काम किया है, और आने वाले टाइम में यूएस का एंगेजमेंट और भी ज्यादा बढ़ेगा अफगानिस्तान में। मेरा मैं गुलरेज शेख साहब, जो बात यहाँ पर डॉक्टर फैसल कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने बहुत इन्वेस्ट किया, पिछले 20 सालों में जो हिंदुस्तान की सरमायाकारी रही है वो तकरीबन $1.5 अरब की रही है। अब जो डॉक्टर फैसल कह रहे थे कि इस सरमायाकारी को सिक्योर करना है हिंदुस्तान को, तो क्या जो सरमायाकारी, जो पैसा अब तक लगाया है, जो डेवलपमेंट वर्क इंडिया ने किए हैं, क्या उससे हिंदुस्तान बिल्कुल छोड़ देगा या उस पर भी हिंदुस्तान को फोकस करना होगा? नहीं सर, मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर फैसल, मुझे इस बात से थोड़ी आपत्ति है कि हमने वहां इन्वेस्टमेंट किया। हमने, भारत ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, हमने वहां पर फ्रेंडली एड दी है। देखिए, इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? जब हमने वहां का सलमा डैम बनाया तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनी। क्या हमने बिजली बेचकर पैसा कमाया? नहीं कमाया। क्या हमने जो फसलों के लिए पानी दिया उसका टैक्स वसूल किया? हमने नहीं किया। क्या हमने पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जो किराया? गुलरेज शेख जी 2020-21 में आप देखिए डेटा के हिसाब से अगर बात कीजिए, $1.4 बिलियन का कारोबार हिंदुस्तान का होता है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच। 2019 और 20 के बीच में $1.5 अरब का कारोबार होता है। तो कारोबार तो कहीं ना कहीं से हो ही रहा था हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। जो चीजें हिंदुस्तान ने वहां पर की हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे जो काम किया,
चाहे वहां की पार्लियामेंट की बात करें, डैम की बात करें, स्कूल कॉलेजेस की बात करें, वो सभी चीजें इंसानी बुनियादों पर, ह्यूमैनिटी बुनियादों पर इंडिया ने की है। इसलिए हमको इन्वेस्टमेंट नहीं कहे जी। इन्वेस्टमेंट जब होता है तो वो इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है कि उसका फायदा मिले। जैसे चाइना करता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन्वेस्ट करता है और पैसा कमाता है, उससे भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन एक बात है, जो हमने किया है ना, उसकी वजह से हर गांव में, प्रत्येक सूबे में बहुत अच्छी गुडविल है भारत की, और ये लॉन्ग टर्म के लिए जो सॉफ्ट पावर है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। अब जहां तक अभी ट्रेड की आप बात कर रहे हैं, जब ऐसी स्थिति होती है, जब कोई वहां पर, आज के समय में तो कोई सरकार है ही नहीं, जब सरकारें नहीं होती है तो ये सब समस्याएं आती है। अब देखते हैं चीजें कैसे सेटल होगी, आई डोंट नो, ये तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठहरो और देखो की नीति पर भारत को काम करना चाहिए, और भारत वही कर रहा है। अभी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। बीजेपी हिंदुस्तान ने इतना पैसा अफगानिस्तान में लगाया, अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट किए वहां पर, लेकिन बीजेपी उसे इन्वेस्टमेंट नहीं मानती है। नहीं, बीजेपी क्या मानती है ये कोई अहम नहीं है। अहम यह है कि हमारे राष्ट्रीय हितों की हम कहां तक रक्षा कर पाते, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारा चाबहार से लेकर जो कनेक्टिविटी है और अफगानिस्तान से लेकर जो कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया में जाती है, वो हमारे लिए काफी अहम है। ऑयल से लेकर सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर सारी चीजें जो है वो बहुत अहम है, और उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मेरा सवाल ये कि जो कुछ अफगानिस्तान में हिंदुस्तान ने लगाया, जो भी पैसा लगाया, आप उसे इन्वेस्टमेंट नहीं मान रहे, चलिए ठीक है, लेकिन जो अरबों खरबों रुपए आपने खर्च किए हैं उसे किस तरह से बचाया जाएगा? क्या सरकार को इस पर नहीं सोचना चाहिए? ऐसा है, कोई भी देश दूसरे देश में जब खर्चा करता है तो उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और जहां इंटरेस्ट होते हैं वहां इन्वेस्टमेंट की बात आई जाती है। समझ की बात है। अगर ह्यूमैनिटेरियन कहोगे, ह्यूमैनिटेरियन एड कहोगे तो भी हमें हमारे इंटरेस्ट सर्व होंगे। अगर इन्वेस्टमेंट कहोगे तो भी हमने पार्लियामेंट क्यों बनाई? क्योंकि वो एक ऐसा प्रतीक है जहां पर लोगों की इच्छाओं से सरकार चलनी चाहिए, लोगों को ऐसा लगना चाहिए, लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए गवर्नेंस में। इसलिए हमने पार्लियामेंट बनाया। हमने डैम क्यों बनाया? लोगों को डेवलपमेंट पता चलनी चाहिए। हमने क्रिकेट क्यों खेला? क्योंकि एक राष्ट्र को अभिमान के लिए कुछ और भी प्रतीक चाहिए, स्पोर्ट्स होता है, कल्चर होता है। तो ये सारी चीजें करने की वजह ये होती है कि हमारे इंटरेस्ट सिक्योर सेंट्रल एशिया, जो जैसा उन्होंने ज्योग्राफी बताया, तो जियोपॉलिटिक्स में तुम्हारे जब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात आती है, सामरिक हितों की जब बात आती है, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट की जाती है, जिसमें डायरेक्ट आप वहां पर आपने रास्ते बना दिया तो टोल थोड़ी बिठा सकते हो, लेकिन चाबहार तक पहुंचने और आपको इंटरनल कनेक्टिविटी चाहिए सेंट्रल एशिया तक, पाकिस्तान को बाईपास करके आपको, क्योंकि पाकिस्तान ने सार्क और साप्टा दोनों जगह हमको फेल करके रखा है। ठीक है, इसलिए जीजे सिंह साहब क्या सिर्फ इस वजह से अफगानिस्तान से अपने ताल्लुकात हिंदुस्तान को तोड़ लेने चाहिए क्योंकि वहां पर अब तालिबान आ गए हैं? सिर्फ उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी को लेकर हिंदुस्तान को अपने ताल्लुकात उनसे तोड़ लेने चाहिए? नहीं, देखिए, इसमें एक बात हमें समझनी चाहिए, जो पॉलिटिक्स की बात हो रही है। पहले मैं एक छोटा सा कमेंट उसके ऊपर देना चाहता हूं। वो ये है कि पहले हमें बड़ी दिक्कत आती थी, हम पाकिस्तान के थ्रू कोई भी उनके साथ ट्रेड कारोबार नहीं कर सकते थे। हमने ईरान से चाबहार से लेकर जारंज, जगह का नाम जारंज है सिटी, वहां पे रोड बनाया और उसके ऊपर बहुत पैसा लगाया, और वो हमने सोचा कि जब अफगानिस्तान में जाएगी तो वहां से वो एक जंक्शन है, हम टर्की की तरफ भी जा सकते हैं और सेंट्रल एशिया की तरफ भी जा सकते हैं। अभी वो उसके कंट्रोल में है, तालिबान के कंट्रोल के ऊपर है वो। मगर बात यहां पे ये आ जाती है, जो मेरी समझ के आती है, अगर हम उनसे बिल्कुल अपने तल्लुकात तोड़ लेते हैं तो फिर इसका एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान को जाएगा, चाइना को जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बातचीत ही नहीं करेंगे, हम अगर इन्फ्लुएंसर नहीं बनेंगे, उनके ऊपर अगर बातचीत करते रहते हैं तो हमारा उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंसर रहता है, हम उनको समझाएंगे, उनके जहन के अंदर ये तो डाल सकते हैं कि देखिए, बिल्कुल, जब हम बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर पूरी तरह से रिश्तों को तोड़ लेते हैं, जिस तरह से जीजे सिंह साहब ने कहा, तो उसका फायदा चाइना भी उठाएगा और उसका फायदा पाकिस्तान भी उठाएगा। लेकिन हम यहां पर कारोबारी रिश्तों की बात कर रहे हैं। डॉक्टर फैसल, अगर हिंदुस्तान पूरे तौर से अपने रिश्ते तोड़ लेता है तो कारोबार पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के जो कारोबारी रिश्ते हैं, बहुत मुख्तसर में कमेंट।
बिल्कुल काफी असर पड़ेगा। पहला तो देखिए ट्रेड पूरी तरह इफेक्ट हो जाएगा, जो एक प्रॉब्लम होगी। और जो इशू अभी एक डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट बोल रहे थे, मुझे चूंकि दिख नहीं रहा इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ एग्जैक्टली कि किन्होंने बोला, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट का इशू है, इन्वेस्टमेंट इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट भी है। और जब आप डेवलपमेंट एड का मैंने जिक्र किया था जो $3 बिलियन के लगभग है, तो डेवलपमेंट एड के तौर पे अगर आप जारांग दिलाराम हाईवे बना रहे हैं जो कि चाबहार पोर्ट से कनेक्ट करेगा, तो उसके तो कमर्शियल इंटरेस्ट है ना उसमें। बिल्कुल। तो वो सिर्फ एड हम दे रहे हैं, लेकिन एड देने से हम कई चीजें पैदा करते हैं। पहला ये कि हमें गुडविल पैदा करते हैं, डेफिनेटली एक पॉलिटिकल माइलेज मिलता है उससे, ये भी सही बात है। लेकिन साथ साथ जो है हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी पूरे होते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही, लेकिन मेरे पास बिल्कुल अब वक्त की कमी है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत अच्छी बातचीत हुई और किसी दिन हम फिर इसी पर बात करेंगे कि जितना हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के साथ किया और अब अफगानिस्तान से हासिल करने का वक्त आया था, लेकिन मुश्किल वक्त में अब हिंदुस्तान को आखिर क्या कुछ कदम उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल लोंढे जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, गुलरेज शेख साहब, डॉक्टर फैसल साहब और कमांडर जीजे सिंह साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। अब देखना यह बहुत अहम होगा कि हिंदुस्तान आगे अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर क्या कुछ कदम उठाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।